चले जीएस पे हम लोग करते हैं ना। क्या करते हैं जीएस पे, पहले लिखते हैं बिग बिग स्कोप। बिग स्कोप, ये व्यक्ति है नीदरलैंड के पीएम। नीदरलैंड के पीएम, ये कौन है? नीदरलैंड के पीएम। ठीक है, फिर आते हैं कीर स्टारमर। कीर स्टारमर, ये कीर स्टारमर कौन है? ये ब्रिटेन के पीएम है। कौन है? ब्रिटेन के पीएम। ठीक है, ये पूछ सकता है ऋषि सुनक की जगह बने हैं। बने हैं, ठीक है ना, ऋषि सुनक की जगह बने हैं। ऋषि सुनक किस पार्टी से थे? कंजर्वेटर, कंजर्वेटिव पार्टी से। वेटिव पार्टी, उनकी पार्टी का नाम क्या था? कंजर्वेटिव से। ये लेबर पार्टी से बने हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है ये व्यक्ति, कीर स्टारमर। तो इनके बारे में आपको याद ही रखना है। कीर स्टारमर कौन है? कीर स्टारमर है ब्रिटेन के पीएम। ठीक है ना, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो लेबर पार्टी से हैं। लेबर पार्टी से हैं, ठीक है ना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये लेबर पार्टी से है। चले भाई, एक नया नाम हम लोग लिखते हैं पी गीता। क्या नाम लिखते हैं? पी गीता। तो ये पी गीता कौन है भाई? इनको सरस्वती अम्मा अवार्ड मिला है। सरस्वती अम्मा अवार्ड, अम्मा अवार्ड मिला। ठीक है, या यूं कह सकते हैं सम्मान मिला। अवार्ड का मतलब क्या होता है? सम्मान मिला। तो पी गीता को क्या मिला? सरस्वती अम्मा अवार्ड मिला है इनको। हाँ, सरस्वती अम्मा अवार्ड मिला है, इम्पोर्टेंट है ये नाम। ठीक है कि नहीं? हाँ, इनको मिला किस लिए? इनको मिला है नारीवादी अध्ययन के लिए। नारीवादी अध्ययन के लिए मिला। नारीवादी अध्ययन के लिए इनको मिला हुआ है, तो ये याद रखना। एक नाम याद करो जरा, रोशनी। ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा। नादर मल्होत्रा, ठीक है, हो सकता है सिद्धार्थ मल्होत्रा के खानदान से, है ना। रोशनी नादर मल्होत्रा, ये है कौन भाई? HCL की चेयरपर्सन। चेयरपर्सन, बगैर साधारण महिला नहीं है, ये HCL की चेयरपर्सन है। और इन ये फेमस किस लिए है भाई? ये क्यों चर्चा पे आई? तो इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर दी ऑनर अवार्ड मिला। ऑनर अवार्ड मिला। ठीक है, जरा नोट कर लें इसको। ठीक है, चल आगे चलते हैं। एक नया नाम लिखे, रवि अग्रवाल। रवि
अग्रवाल। तो ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बने। कर बोर्ड के अध्यक्ष बने जी, रवि अग्रवाल। काफी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हाँ कर बोर्ड के अध्यक्ष बने तो यही तो पूछ लेता हूँ कि जो जीएसटी है वो कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है ना। जीएसटी किसकी सिफारिश पर? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति। संसद में पेश किसने किया था? तो अरुण जेटली के समय आ गया था, है ना। अरुण जेटली के समय आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया नाम लिखेंगे, रेचल रीव्स। क्या नाम है? रेचल रीव्स। इनका नाम भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसा ये है कि ये ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है ये अभी इस बार, है ना। पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखना। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। अभी जगह है, लिख लेता हूँ। धीरेन्द्र ओझा। कौन? धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा कौन है? तो धीरेन्द्र ओझा पीआईबी के नए महानिदेशक पीआईबी प्रेस ब्यूरो, है ना। ये खबरें छापती है, ऐसे फुल फॉर्म को याद करता है। ठीक है। प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसका फुल फॉर्म है। लिखना चाहो तो लिखते हैं यार। प्रेस सूचना ब्यूरो, है ना। अगर फुल फॉर्म आया तो इसका आएगा जरूर। हाँ, फुल फॉर्म अगर पूछेगा पेपर में चल नहीं रहा अभी। क्या बात कर रहे हो भाई तुम लोग? चेक करता हूँ, रुको। परेशान ना हो। नहीं चल रहा है ना, ना चलने दो। वो रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक। हाँ, नहीं चल रहा मत चलने दो। रिकॉर्डेड चेक देख लेना। चल, अब मैं पढ़ता हूँ कुछ थोड़ा सा इनके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। न्यायालय, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है इसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, या इंग्लिश शॉर्टकट में एससी। इसको बोला जाता है संविधान का संरक्षक। संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 124 से 147 तक इसका वर्णन है ना। लेकिन इसकी जो स्थापना है वो आर्टिकल 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की। अगर यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? उच्च न्यायालय की। साथ में ही बात करते चले, ज्यादा सही रहेगा। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उसमें आर्टिकल कौन सा आता है?
आर्टिकल 214, कितना आएगा आर्टिकल 214, ठीक है ना। चले, अब आर्टिकल 124 की बात हो गई। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, ये कौन, मुख्य न्यायाधीश ऐसे बनाते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है इस समय, इस समय होती है 33। पहले कितनी थी, पहले हुआ करती थी ये 8, कितनी हुआ करती थी 8, ठीक है ना। न्यायाधीश पहले हुआ करते थे 8, अब, और न्यायाधीश अब कितने हुआ करते हैं 33। अब जो कुल न्यायाधीश होते हैं 33 होते हैं, लेकिन इनमें एक और होते हैं, एक कौन होते हैं वो, एक होता है प्लस मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो हम कह सकते हैं ये कुल कितने होते हैं, तो हम इसमें कह सकते हैं कुल होते हैं 34, 33 प्लस मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति दिलाता है, इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति शपथ नहीं दिला रहे हैं तो राष्ट्रपति द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति दिलाएगा, है ना, या यहीं पर लिख देता हूं, या राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति, चुना गया, ठीक है, ठीक है, ये दिमाग में रखिए। इनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई चुना गया व्यक्ति ही इनको शपथ दिला सकता है, मुख्य न्यायाधीश को, है ना। चले, अच्छा, जो मैंने लिखा था आर्टिकल 124 से 147 तक, तो ये अगर तुमसे पूछने भाग किस भाग में आता है, तो भाग में आता है भाग 5, इसमें आता है भाग 5 के अंतर्गत, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में कि भाग 5 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ, और इसके बारे में क्या लिखते हैं, हाँ, एक बात और याद रखो, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, कब हुई थी, 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। है ना, ये बात है। हाँ, उच्च न्यायालय की जो होता है 214 पे होता है, आर्टिकल 214 पे। अब तुमसे उच्च न्यायालय पे पूछ ले कि भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने, यहाँ पे लिख लिया जाए, भारत में, भारत में कुल उच्च न्यायालय, कुल उच्च न्यायालयों की संख्या, तो कुछ उन उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25, कितनी है, 25। जैसे उसमें पूछता है कि अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत आता है, तो उच्च न्यायालय आता है कलकत्ता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, ठीक है ना। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो उच्च न्यायालयों की संख्या है 25, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय, एक बात आप और लिख लें, ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा हो तो ऊपर ही लिख दो, है ना, ये नीचे लिख देता हूँ, आखिरी अपीलीय न्यायालय, आखिरी अपीलीय न्यायालय,
आखिरी अपीलीय न्यायालय किसको बोलते हैं हम? सर्वोच्च न्यायालय। किसको बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। ये बात आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, इनका चलो क्रम लिख देता हूँ फिर लो। हाँ, क्रम ऐसे लिख देता हूँ। सबसे आखिरी आता है सर्वोच्च न्यायालय, फिर आता है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर आता है आपका जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। ठीक है, ये ऐसे ही इनका ये क्रम रहता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे और लिख लें एक बात, जैसे दमन दीव व दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, इनके दोनों के उच्च न्यायालय कहाँ पर आते हैं? तो उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत है, के अंतर्गत है। ये दोनों दमन दीव और दादरा नगर हवेली किसके अंतर्गत आते हैं? मुंबई उच्च न्यायालय है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत, कलकत्ता ये काम उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार किसके अंतर्गत आता है? कलकत्ता के। दमन दीव और दादरा नगर हवेली किसके अंतर्गत आता है? ये है मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, एक और न्यायालय इसके नीचे आ जाएगा, सिविल न्यायालय। कौन सा न्यायालय? सिविल न्यायालय। चलिए, हाँ, अब एक बात आती है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति तो करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सिफारिश पर करते हैं। किसकी सिफारिश पर? सीजेआई और राज्यपाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, ठीक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की उम्र होती है, सेवानिवृत्ति, इनकी उम्र क्या होती है? 62 वर्ष। क्या होती है? 62 वर्ष। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय वालों का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा,
निवृत्ति उम्र कितनी होती है? 65 वर्ष। ये डिफरेंस बनाए रखना है, इसमें 65 है, इसमें 62 है, ठीक है ना। हाँ, इस पे बनाए रखना भैया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनको हटा कैसे सकते हैं हम? उन पर महाभियोग लगाकर, क्या लगाकर? महाभियोग लगाकर के हटाया जा सकता है, लेकिन अभी तक किसी पर महाभियोग नहीं लगा है ना। इस बात को ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक किसी न्यायाधीश पर महाभियोग अभी तक किसी न्यायाधीश को महाभियोग से नहीं हटाया गया, नहीं हटाया गया। यूं कह सकते हैं किसी पर अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है ना, उन पर चलाया नहीं गया। जैसे एक नाम आता है रामास्वामी का, एक न्यायाधीश हुआ करते थे रामास्वामी, ठीक है। उन पर महाभियोग लगाया गया था, लेकिन उन पर वो सिद्ध नहीं हुआ था, है ना। महाभियोग सिद्ध नहीं हुआ था, तो वो चल नहीं पाया था। हाँ, लगाया तो गया था, लेकिन उन पर वो महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया। चले, अब पेपर में एक प्रश्न बनता है आपकी सैलरी से। सैलरी से प्रश्न ये बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई का वेतन, मतलब मुख्य न्यायाधीश का वेतन। सीजीआई का मतलब मुख्य न्यायाधीश, लिख दें यार, मुख्य न्यायाधीश। इनका वेतन कितना होता है? 2.8 लाख, मतलब 2,80,000। लेकिन इनके अलावा जो होता है, सीजीआई के अलावा न्यायाधीश, सीजीआई के अलावा न्यायाधीश होता है उनका, वो होता है 2.5 लाख। कितना होता है? 2.5 लाख। इनका कितना होता है? 2.8 लाख, ठीक है, याद रखना है। क्या हो गया भाई? चल रही अभी तो क्लास रुक रुक के चल रही, चलने दे यार रुक रुक के, बाद में इसको देख लेना है ना। चले, अब बात आती है रिट जारी करने की। कौन सी जारी करने की? रिट, ठीक है। रिट की बात आती है, तो रिट जो होता है आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 226 के तहत कौन जारी करता है? आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत जारी करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जारी करते हैं, जारी करते हैं, है ना। और रिट कितने प्रकार की जारी की जाती है? 5 प्रकार की, ठीक है। कितने प्रकार की जारी की जाती है? 5 प्रकार की। ये भी बात आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। चले, ये हमने बात कर ली काफी हद तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की। हाँ, इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। अब चले बढ़ते हैं। जो भारत
भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन कब आया? ब्रिटिश क्राउन का शासन ये भैया कब आया है? तो ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत पर कब आया है? 1857 की लड़ाई के बाद, मतलब 1858 में, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन करके ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में लिया था। कब? 1858 में। यहीं पर उन्होंने भारत सरकार अधिनियम लेकर के आए थे, है ना। भारत सरकार अधिनियम के तहत उन्होंने शासन करना शुरू किया था। चलें आगे हम देखते हैं। आगे आता है कि लॉर्ड मेयो जानते होंगे इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति ने क्या काम किया था? 1872 में जनगणना कराई। जनगणना कराई। तो सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। वो किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने गणना कराई। देख लेता हूँ सर्वप्रथम। देखो 1872 में से जनगणना कराई। 1872 में पोर्ट ब्लेयर में हत्या हो गई। पोर्ट ब्लेयर में हत्या हो गई। हत्या। पोर्ट ब्लेयर राजधानी किसकी है? ये अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार, ठीक है। एक व्यक्ति थे, मुस्लिम थे कोई, उनको उन्होंने काला पानी की सजा दी थी, तो सजा भुगत रहे थे। ये पहुंच गए वहां, इनको निपटा दिया, ठीक है। लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के बारे में ये बात याद रखनी है। आखिरी पॉइंट लिखता हूँ, ये हटा देते हैं। आखिरी पॉइंट क्या है? भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम ये कब आया था? तो ये आया था 1861 में। 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया था, ठीक है। इसी के तहत क्या लागू हुआ था? इसी के तहत आपकी निवेश सूची, निवेश सूची लागू हुई, है ना। निवेश सूची लागू हुई। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, 1872 की बात हो गई, 1861 की हो गई। अब बात कर लेता हूँ 1873 की। 1873, तो 1873 में सत्य शोधा समाज की स्थापना स्थापना हुई। और वो स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई। ज्योतिबा फुले ने, फुले, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को। और एक पॉइंट, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कब हुई? 1885 में, ठीक है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब
बदरुद्दीन तैयब, ठीक है ना। तो कौन था? बदरुद्दीन तैयब। है ना। और कांग्रेस को किसके दिमाग की उपज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डफरिन के दिमाग की उपज। दिखेगा तो लिख देता हूँ, डफरिन के दिमाग की उपज। ठीक है, किसको कहा गया है? कांग्रेस को। चले फिर बस करते हैं आज के लिए। हाँ, बुक है गुलामगिरी। चले, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम कल मिलते हैं, है ना। चलिए, अब इसको मैं दोबारा लोड कर रहा हूँ।